Yes, good morning, class 8 students. In the last class, we discuss about these words, injunction and subservience, and talk about subsidiary alliance. What is subsidiary alliance? Okay, and Battle of Buxar that company will expand. Okay, and the most important, this is the source. I always talk about the source. You can read, and then I uh, make a short summary on Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. I told about their father, and he ruled in Mysore at that time, and many other things which are shortly important to your exams or your knowledge. In previous classes, we knew about the Kerala, the land of spices, and um, in the time of Tipu Sultan and Hyder Ali, the trade of and export of other things was very high. And when British was see this Tipu Sultan and Hyder Ali as a rising star of that area, they wanted to capture them and control their territory. ओके, ये फिर उसका एक मैंने आपको तस्वीर भी डिस्क्राइब किया था कि हैदर अली टीपू सुल्तान कई अटैक्स में जो है लड़ाई लड़ी है अंग्रेज़ों से, और ये एक पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, और इस तरह से कई सारे वॉर होते रहे टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ अंग्रेज़ों के, और उन्होंने 4 मैसूर वॉर लड़े हैं। 769, फिर 1780-84, फिर 1992 तक, और 1799 में जो लास्ट हुआ था, लास्ट बैटल ऑफ द सेरिंगपट्टनम, बिकॉज इन दिस वॉर टीपू सुल्तान वॉज defeated and also died. The Battle of Srirangpattam is in 1799. The company ultimately win a victory. Tipu Sultan was killed defending his capital Srirangpattam. उसको मार दिया गया, जिसने अपनी राजधानी सेरिंगपट्टनम को बचाते हुए लड़ते हुए वीरों तरह मारा गया। और ये टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों की लास्ट लड़ाई थी। उससे पहले उनके फादर की डेथ हुई थी, अब इस बार उसकी हुई। मैसूर जो है वाडियार ख़ानदान से बिलोंग करता था। ठीक है, और उन्हीं के साथ सब्सिडरी अलायंस जो है इम्पोस्ट की गई थी अंग्रेज़ों के ज़रिए, बाद में आपको जानते ही हैं। ये द लेजेंड ऑफ टीपू, ये एक कहानी है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उसको टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा गया, ये इस तरह की चीज़ें हैं। अब बात आएगी वॉर विद द मराठास। आपने इससे पहले जाना कि टीपू सुल्तान मैसूर के साथ कर्नाटक जो वॉर हुए, 4 लड़ाइयाँ थी वो लड़ी गई। अब मराठास की बात आएगी, तो मराठास के साथ आप देखेंगे कि वो भी अंग्रेज उसी तरह से, क्योंकि जो जो उस टाइम पावरफुल हुआ करते थे अंग्रेज़ों ने उनके साथ उस तरह से वॉर किए हैं, डिप्लोमेटिकली उन चीज़ों को ख़त्म किया है, और इस तरह की पॉलिसीज़ लाई हैं कि वो उनको ख़त्म कर सकें। ओके, फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी की बात होगी तो बेटा 1715, क्योंकि लेट लेट का मतलब, इसका मतलब आप समझ जाइए कि 1750 के बाद आधा जो टाइम सेंचुरी का होता है वो बीत जाता है, उसके बाद की कहानी है। ठीक है, तो कंपनी जो है वो अब देख रही है कि ये जो मराठा पावर है उसको भी डिस्ट्रॉय करे, और विद देयर डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, आपको पता ही है कि पानीपत की 1761 की तीसरी लड़ाई में मराठा हार गए थे। द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग दिल्ली वॉज सेटर्ड, वो उनका सपना कि वो दिल्ली पर राज करेंगे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ सरदार बिलोंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। फिर जो ये मराठा साम्राज्य था ये डिवाइड हो गया बेटा कई स्टेट्स में, और डिफरेंट चीफ सरदार थे उसके। जैसे सिंधिया की बात करें तो ये ग्वालियर की तरफ पावरफुल हो गए, जो आज भी हैं। होलकर थे ये बेटा इंदौर में थे, गायकवाड़ थे वो गुजरात की तरफ थे, और भोंसले जो थे वो पुणे, नागपुर और सतारा वाले रीजन में थे। ये इस तरह से बाद में डिवाइड हो गए, और इन्हीं के नाम से, ये सरनेम से लोग आजकल जाने जाते हैं। ओके, these chief were held together in a confederacy under a पेशवा प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली जो उस टाइम
पेशवा का पद था, तो जो पेशवा का पद था मराठा साम्राज्य में, वो बहुत सबसे बड़ा ताकतवर पद होता था, सबसे बड़ा और ताकतवर। ताकतवर आप समझ लेना इस चीज़ से, ताकतवर मतलब उसके अंडर में पूरा आर्मी, पूरा सारा चीज़ें, तो उसको उस टाइम प्रिंसिपल मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की तरह देखा जाता था। ये पद वहाँ मराठा साम्राज्य में ही बनाया गया था। जैसे बाजीराव, आपने जो मूवी देखी हो बाजीराव मस्तानी, वो सब पेशवा ही थे बाजीराव। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। मैंने आपसे कहा था ना कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड और मिलिट्री दोनों का ही मुखिया होता था। पुणे से चलता था उनका राज, ठीक है, पेशवा लोगों का। महादजी सिंधिया एंड नाना फडनीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ लेट 9th सेंचुरी। महादजी सिंधिया और नाना फडनीस, ये इस तरह के दो फेमस मराठा सोल्जर्स हैं 19th सेंचुरी के, उस राज्य के। ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं। वर्ड आया था कन्फेडरेसी। तो कन्फेडरेसी का मतलब बेटा अलायंस होता है। अलायंस का मतलब साथ में गठजोड़ करना, ठीक है, साथ में आना और एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करना। मराठा थे वो कई तरह की लड़ाइयों में सबड्यूड, उलझे रहे। फर्स्ट वॉर जो 1782 में हुआ था, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। अब ये चीज़ बड़ी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 1782 में फर्स्ट वॉर हुआ जब मराठा और एंग्लो, उसको क्या बोलते हैं वो आप और ध्यान रखें, मराठा एंग्लो वॉर। एंग्लो मतलब इंग्लिश के लिए यूज़ हुआ है, ब्रिटिश एंड मराठा वॉर ये बोलते हैं। पहली लड़ाई 1782 में हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई, जहाँ पर ये देखा गया कोई मतलब क्लियरली ये नहीं पता चला कौन जीता। फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1803 और 5 में, जो कि डिफरेंट फ्रंट पे लड़ा गया, और रिज़ल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश ने उड़ीसा को जीत लिया, और जो टेरिटरी थी नॉर्थ यमुना रिवर साइड जैसे आगरा और दिल्ली वाली, वो भी अंग्रेज़ों ने मराठाओं से छीन ली। इस तरह से दूसरी लड़ाई की अगर बात करें तो मराठा जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गए थे। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817-19 क्रश्ड मराठा पावर। अब कुछ सालों के बाद 1803 की बात करें और 14 साल के बाद अगर बात करें हम, या लगभग 12 साल के बाद, तो आप देखेंगे कि जो फाइनली थर्ड वॉर हुआ उसमें एंग्लो मराठा वॉर में मराठा पावर जो है बिल्कुल कमज़ोर हो गई, लोग इस तरह के नहीं रहे, और अंग्रेज़ों ने फाइनली इस पावर को भी ख़त्म कर दिया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। देखिए क्या हालत कर दी गई। पेशवा जो है पद हटा दिया क्योंकि अंग्रेज़ों का अब इस तरह से अपना आधिपत्य हो गया, कंट्रोल पावर आ गई, और उन्होंने पेशवा को बिठूर, जो कि कानपुर के पास में एक जगह है, वहाँ भेज दिया पेंशन के साथ। उनको पेंशन मिला करेगी, अब उसी तरह का लाइफ जिए। अब वो कोई पावरफुल पद में पेशवा के पास नहीं रहा, तो मराठा साम्राज्य इस तरह ख़त्म हुआ। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्या। विंध्य एक पर्वत का नाम है बेटा, और माउंटेन रेंज है, एमपी से नीचे पूरा महाराष्ट्र, और इस तरह से। अब इधर कर्नाटका में हैदर अली को ख़त्म कर दिया था इन्होंने, और महाराष्ट्र साइड में मराठा को ख़त्म कर दिया था, उड़ीसा ले ही लिया था, आगरा ले लिया था, दिल्ली ले लिया था। तो अब कोई इतनी बड़ी सुपर पावर बची नहीं यहाँ पे इंडिया में कि अब अंग्रेज़ के सामने कोई टिक सके। अंग्रेज़ इतने पावरफुल हो गए थे। तो वही चैप्टर का नाम था रूलिंग एंड एक्सपेंड टेरिटरी। जो सीमाएं थी इंडिया के अंदर बड़े बड़े साम्राज्यों की, वो कैप्चर कर ली अंग्रेज़ों ने। और फिर उसके बाद का एक टाइम आता है द क्लेम टू पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी वर्ड का मतलब होता है शिखर, सबसे ऊंचे, यानी कि पावर का जो सबसे ऊपर शिखर होता है। क्लेम क्यों? अंग्रेज़ों ने कहा कि अब मराठा नहीं रहे, मैसूर जैसे पावरफुल जो डायनेस्टी थी वहाँ पर राजा राज करते, वो रहे नहीं, हमने सबको ख़त्म किया। बंगाल को कैप्चर कर लिया है, उड़ीसा को ले लिया, दिल्ली को ले लिया, आगरा को भी कैप्चर कर लिया, और ये बड़े बड़े उस टाइम यही सारे साम्राज्य थे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। यस, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अगर ऊपर की बात करें तो आप ये तो देखेंगे कि एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे थे अपनी अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए। टेरिटोरियल मतलब अपने राज्य की सीमाएं बढ़ा रहे थे अंग्रेज। तो जब लॉर्ड हेस्टिंग आया गवर्नर जनरल बन के, ये 1813 से 1823 तक रहा, तो एक नई पॉलिसी आई। हर गवर्नर जनरल अपने साथ कुछ नई पॉलिसी के साथ जाना जाता है इंडिया में। वो पॉलिसी थी पैरामाउंटसी, सर्वोच्चता, कि अब हम सर्वोच्च हैं, हमारे अंडर में ही आपको रहना, नहीं रहना तो युद्ध करो और मिला लिए जाओगे। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इज इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट ऑन सुप्रीम, कि अब हम ही सबसे उच्च पे हैं। क्लेम कर दिया क्योंकि अब उनके खिलाफ कोई बोलने वाला भी नहीं था।
हैंस इट्स पावर ऑफ ग्रेटर देन द इंडियन स्टेट्स, तो इंडियन स्टेट्स ज़्यादा उनकी पावर हो गई। तो वो ऑर्डर निकालते थे, प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट वाज जस्टिफाइड एनेक्स और थ्रीटिंग ऑन एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। एनेक्स मतलब कब्जा करना या थ्रीटिंग धमकी देना नॉर्मली भी, कि हाँ ठीक है जब हम ही सुप्रीम है तो आपको हमारे अंडर ही रहना होगा, जैसा हम कहेंगे टैक्स पॉलिसीज लेके हर चीज़ कही जाएगी वो आपको माननी होगी। दिस न्यू कॉन्टिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। और इसी तरह की जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी वो आगे चलती रही, ब्रिटिश इस तरह की चीज़ें जो है लाते रहे। ओके तो ये बड़ी छोटी सी कहानी है बट बड़ी इंटरेस्टिंग है कि धीरे धीरे इंडिया को कैप्चर किया कैसे। इसीलिए 8th क्लास का हिस्ट्री हर एग्ज़ाम से लेके इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप वो अपनी बेसिकली एकेडमिक स्टडी करें या कंपटीशन की लेटर ऑन तैयारी करें, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट अनचैलेंज्ड, और ये जो प्रोसेस थी पैरामाउंटेंसी की, किसी ने इसको चैलेंज भी नहीं किया कई बार, लेकिन कई बार चैलेंज भी किया, दोनों ही चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू अनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका टुडे, रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेडर एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट। मतलब कहते हैं कि चैलेंज तो वैसे तो कोई नहीं कर रहा था, लेकिन कभी कभी अनचैलेंज्ड भी रहा, सॉरी नॉट मतलब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कई ऐसे लोग जो अपने स्वाभिमान के लिए जी रहे थे, अपने राज्य को अंग्रेजों के साथ नहीं मिलाना चाहते थे, तो वो जीते जी लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने उनके साथ संधि नहीं की, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम नहीं। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स की पेंटिंग है। ओके शी वॉज सॉरी रानी चेन्नम्मा थी, जो कित्तूर एक जगह है कर्नाटका में, और आई थिंक कित्तूर सैनिक स्कूल करके एक है भी आज के टाइम। तो ब्रिटिश रेजिस्टेंस किया यानी विरोध किया उन्होंने। वो अरेस्टेड हुए 1824 में और 1829 में उनकी जेल में मृत्यु हो गई। बट रायन्ना ए पुअर चौकीदार ऑफ सांगोली इन कित्तूर कैरिड ऑन द रेसिस्टेंस। आप मतलब सोच के हैरान हो जाएंगे कि जो रायन्ना था एक पुअर चौकीदार था सांगोली कित्तूर का ही, उसने ये रेसिस्टेंस कैरिड ऑन बरकरार रखा, और पॉपुलर सपोर्ट था, कई ब्रिटिश कैंप्स को ख़त्म किया, रिकॉर्ड्स भी जो जगह वाली जगह थी वो भी ख़त्म की। ही वाज कॉट एंड हैंग्ड बाय ब्रिटिश 1830, उसको पकड़ा गया और उसको फांसी पर लटका दिया गया 1830 में। और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं होती रही वहाँ पे, ये रेसिस्टेंस की कहानियाँ हैं। ओके ये आप देखिए महाराज रणजीत सिंह अपने कोर्ट में है, ये एक पेंटिंग के जरिए समझाया गया है, और ये कई स्टाइल के यहाँ पे जगह दिखाई हैं। देखिए कितना खूबसूरत पेंटिंग है ये, अलग अलग सरदार बैठे हुए हैं, अलग अलग लोग हैं, ये उस तरह से दिखाया है कि वो उनका दरबार कैसे लगता था। ठीक है आगे देखें। अब कुछ नए अब एम्पायर के बारे में अब बात होगी। लेट 1830s का टाइम है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे ज़्यादा चिंतित थी रशिया के बारे में, क्योंकि रशिया ना एक्सपेंड कर रहा था एशिया की तरफ, और इंडिया में एंटर कर रहा था नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, जो आज का अफ़गानिस्तान और ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये सब जो कहानी आज आप देखते हैं कई बार पीओके वाली, ये उसी टाइम से सिरदर्द बनी हुई है। ड्राइवन बाय हिज फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर द कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। अब उनको डर था कहीं रशियंस पावर यहाँ आके कैप्चर ना करें, तो अपने आप को कंट्रोल करना चाहते थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ। दे फॉट ए प्रोलॉन्ग वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838-1842 एंड एस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल्स देयर। ये 4 साल की बीच में अफ़गानिस्तान की तरफ, जो आज का अफ़गानिस्तान है उसकी तरफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और वो सिख एम्पायर ही था, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और वहाँ भी जो है डायरेक्टली कंपनी का रूल जो है इस्टेब्लिश किया। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, और सिंध एक इलाका है जो आज पाकिस्तान में, उसकी कैपिटल कराची है, गुजरात और राजस्थान के वेस्ट में, उसको भी टेक ओवर किया 1843 में, क्योंकि वो अपनी वेस्ट की पूरी बाउंड्री सेव करना चाहते थे, इधर से रशियंस ना इधर से रशियंस ना आ जाएं कहीं इधर से, और इधर से कोई और पावर ना आ जाए, इसलिए। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, तो इसीलिए वहाँ पे अब जो है पंजाब था वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और वहाँ महाराजा रणजीत सिंह थे, वो कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन जब उनकी डेथ हुई 1839 में, तो 2 वॉर हुए सिख किंगडम में 1849 में, लेकिन आखिरकार पंजाब को भी एनेक्स्ट कर लिया गया, कब्जे में ले लिया गया, ब्रिटिश ने उनको कब्जे में ले लिया पंजाब को। ओके फिर एक नया सिद्धांत आता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब क्या है इसका, ये पूरा एक पॉलिसी किस तरह से वर्क की है आप जरा समझना। आप द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस ऑकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो लॉर्ड डलहौजी लेके आया है। मतलब एनेक्सेशंस मतलब कब्जे करना,
हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। जब हमारा फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था 1857 में, उससे एक साल पहले तक ये यहाँ का गवर्नर जनरल था इंडिया का। ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम इनटू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और उसने एक सिद्धांत बनाया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। क्या है जरा समझें उसको। अब देखिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, उसका अगर आंसर और क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूरल डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। कहने का मतलब ये है गोद निषेध राज्य हड़प की नीति बनाई उसने कि अगर कोई इंडियन रूरल है और कोई मेल मतलब राजा का बेटा ही अपने किंगडम के लिए उसका जो हेयर होता था, उत्तराधिकारी होता था, वो बनता था। तो अंग्रेज़ों ने ये कहा कि अगर कोई रूलर मर जाता है और उसका कोई हेयर उत्तराधिकारी नहीं है तो किंगडम जो है वो अपने आप ख़त्म मान लिया जाएगा और उसको पार्ट माना जाएगा कंपनी टेरिटरी का, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश रूल है, उसका पार्ट माना जाएगा। तो ऐसे तो उस टाइम जो है गोद लेने की प्रथा भी थी हमारे यहाँ, वो भी ख़त्म की, वो भी आप पढ़ेंगे। वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स गोद लेने की प्रथा को मना कर दिया, ये सब चीज़ें, राज झड़प नीति अपनाई, तो गोद ही नहीं ले सकते हैं, तो सिंपल सी बात है। और आपको याद है रेसिडेंट हुआ करते थे, वो पहले ही रख दिए जाते थे, उन्हें पता चल जाता था ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से क्या किया उन्होंने, इस चीज़ों को हड़प लिया। तो सतारा सबसे पहले गया, फिर संबलपुर गया, फिर उदयपुर गया, नागपुर गया और झांसी चला गया, जो कि आपने लड़ाई देखी होगी रानी झांसी और अंग्रेज़ों के बीच की, वो इसी चीज़ को लेके भी थी। तो इस तरह इन्होंने इतने सारे राज्यों को और मिला लिया। इतना चालाक और तेज़ दिमाग थे अंग्रेज। और 1856 में कंटिन्यू पूरे अवध पे भी कंट्रोल कर लिए। जो अवध है वो पूरा लखनऊ और उसके आसपास का रीजन बोलते हैं, यूपी का पार्ट है ये, आज बहुत बड़ा पार्ट। ओके, सो दीज आर द बेसिक्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, सब्सिडरी अलायंसेज एंड मैनी मोर थिंग्स। और आपने देखा किस तरह से एंग्लो कर्नाटक वॉर हुआ, सॉरी जो मैसूर के साथ हुआ, एंग्लो कर्नाटक ही बोलते हैं उसे, एंग्लो मराठा वॉर हुआ, एंग्लो सिख वॉर हुआ, और उन्होंने बड़े बड़े राज्यों को अपने पावर में मिला लिया। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपको समझने के लिए भी थी और मैंने आपको समझाया भी। अगर आप मैप के जरिए देखने की कोशिश करें तो ये फिगर 11A है, ये 11B है। तो आप देखेंगे जो येलो पार्ट है पहले वो ब्रिटिश रूल के अंडर है और जो रेड पार्ट है वो नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इस तरफ आते हैं दूसरे मैप की तरफ, तो आप देखते हैं ये मैसूर के आसपास और ये पूरा दिल्ली, लखनऊ, बनारस, पूरा ये बंगाल, धीरे धीरे अंग्रेज़ यहाँ बढ़ने लगे। यानी यहाँ पे अंग्रेज़ पहले बहुत छोटे छोटे पार्ट में, बट इसमें देखिए अंग्रेज़ बढ़ने लगे। और लास्ट अब आप ये फिगर देखते हैं तो आप देखते हैं पूरा लाहौर, ये नॉर्थ वेस्ट, और ये पूरा सिंध वाला पाकिस्तान का इलाका, इधर 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 ये पूरा बड़ा नॉर्थ जो सबसे पावरफुल रीजन था, और इधर ये बॉम्बे पूना मराठा वाला था, इधर सिख एम्पायर था, इधर मैसूर के आसपास का जो इलाका था टीपू सुल्तान से लिया, वो सब कुछ कब्जे कर लिया। यानी कि जो जितनी भी समुद्र की सीमाएं हैं यहाँ पे अब मेनली इनको कब्जा हो गया, ऊपर से अब कोई पावर इनके अटैक कर नहीं सकती। तो पूरा एक कंट्रोल इस्टेब्लिश किया पूरे इंडिया पे उन्होंने। तो ये एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश दिखाया है कैसे मैप्स के जरिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया। ओके, जब आप देखेंगे कि कुछ उन्होंने अपने तरीके से नए सिस्टम बनाए, तो उन चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चैप्टर आपको अच्छे समझ में आए, तो धीरे धीरे पार्ट्स में डिवाइडेड हो। यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स होंगे जो आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है, इनको लिखना भी ज़रूरी है। आप हार्ड वर्ड्स में और न्यू वर्ड्स में इसको अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं, न्यू वर्ड्स की तरह ही यूज़ करें, ठीक है। न्यू वर्ड्स, ये हेडिंग होनी चाहिए आपके नोटबुक में, और उसके बाद आप लिखें काजी। काजी क्या होता है, तो काजी के साइड से आप लिखेंगे। फिर सेकंड पे आप मुफ्ती लिखेंगे कि मुफ्ती कौन होते हैं। तो काजी कौन है, एक जज होते हैं जो कि इस्लाम में होते हैं, एक जज की तरह उसको काजी बोलते हैं। मुफ्ती कौन होते हैं, एक ज्यूरिस्ट मतलब एक मेंबर की तरह होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो लोग लॉ और एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं उसको जो है ये लोग चलाने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो मुफ्ती साहब बोलते हैं। इम्पीचमेंट क्या होता है, एक ट्रायल होता है, जैसे उसको बोला जाए तो एक ऐसा ट्रायल कि अगर आप पे कोई चीज़ गलत है, आपने गलत हैंडल कर रखी है, तो आप पे चार्ज लगाया जाएगा और आपको उस पद से हटाया जाएगा। उसको हिंदी में महाभियोग बोलते हैं। तो एक ट्रायल होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड में, जो मिसकंडक्ट बिहेव के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स और ये सारे लोग जो है दिया करते थे।
तो कहने का मतलब है ये इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स हैं, ये आपको रखना है, इनको करना है, नोटबुक में करिए। जो आज का होमवर्क होगा वो भी हम सेंड करेंगे प्रीवियस वर्क के साथ। और जो सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी बात हम कल के टॉपिक में करेंगे। ये आपके लिए तभी जो है बहुत अच्छा यूज़फुल होगा और समझ में भी आएगा। अगर काजी मुफ्ती को और इम्पीचमेंट को फिल इन द ब्लैंक्स या सिंपल 1 लाइन आंसर या फिर मैच द फॉलोइंग की तरह दिया जाए तो आप कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है। सो 8th क्लास, बी सिंसियर फॉर योर स्टडी, और आप अच्छे से पढ़ाई करें। और बार बार कहा जाता है कि आप अपने टीचर्स को कॉल और मैसेज ज़रूर किया करें किसी भी क्वेरी के रिकॉर्डिंग। कॉल मुझे आप करें 1 PM के बाद ही, उससे पहले आप कॉल मैसेज ना करें। और आप कॉल बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है, कई बार हम भी बिज़ी होते हैं घरों में और कामों में। आप कॉल करें, अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो बैक कॉल कर लूँगा, नहीं तो आप मैसेज तो एटलीस्ट व्हाट्सएप पे छोड़ ही दीजिए। कोई भी क्वेरी को लेके पिक लेके भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, क्वेश्चन नंबर या कोई टॉपिक आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।